तो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? आशा और अपेक्षा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, आप सबके परिवार में भी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई निरंतर आगे बढ़ रही होगी। ऐसी कल्पना कर रहा हूँ कि मेरे द्वारा जो भी चीज़ें बताई जा रही है, वो भी ठीक ढंग से समझ में आ रही होगी। तो चलिए साथियों, बिना देरी किए हम आज अपने अगले टॉपिक के ऊपर विचार करेंगे, बात करेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में कक्षा 12वीं के एनसीईआरटी राजनीति विज्ञान का छठा पाठ हमने पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे 7वां पाठ। हमने छठे पाठ में पढ़ा था किस प्रकार लोक भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था संकट में थी, क्या स्थिति हुई, आपातकाल किस प्रकार लाया गया, आपातकाल के बाद चुनाव में क्या परिणाम आए थे, कांग्रेस लगातार आ रही थी, किस प्रकार हारी, लेकिन 1980 में पुनः कांग्रेस एक बार 353 सीटों के साथ 543 में से 353 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत के साथ आई। और आज हम बात करेंगे कि इनके जिस समय जो हम पढ़ रहे थे ना पहले की आपातकाल के समय आंदोलनों की स्थिति थी, जैसे हमने पढ़ा था गुजरात में छात्र आंदोलन हुआ या बिहार में आंदोलन हुआ, और उसी समय हमने पढ़ा था कि जैसे अपने अरब इजराइल है, वहाँ तेलीय पदार्थों को लेकर एकदम वर्दी हुई थी। और बीच बीच में हम ये भी पढ़ रहे थे कि 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी जी का जो फेमस नारा गरीबी हटाओ का नारा था, वो गरीबी हटाओ का नारा हम बीच बीच में जिक्र भी कर रहे थे, किस प्रकार गरीबी हटी नहीं बल्कि उसकी बजाय बढ़ी। क्योंकि एक कारण ये भी हो सकता है कि जनसंख्या वृद्धि हुई थी उस समय, आज भी लगातार हो रही है, लेकिन फिर भी 1951 से लगातार गरीबी हटाओ का नारा चल रहा है। कहीं न कहीं समाज के सभी वर्गों के उत्थान की बात की जा रही है, लेकिन जो लक्ष्य और जो एजेंडे तय किए गए थे, उनके अनुसार ऐसा संभव हो नहीं पाया है। तो जो 1970 का दशक और 1960 का दशक और 1980 का दशक, ये तीनों दशक कहीं न कहीं आंदोलनों में गुजरे हैं। फिर 1990 का दशक भी आंदोलन में रहा है। उन्हें फिर 2000 के बाद तो इतने मतलब इतने महत्वपूर्ण नहीं हुए थे जितने 1960 और 70 के दशक में महत्वपूर्ण है। और उनमें से भी 70 का दशक सबसे महत्वपूर्ण है। हम ऐसे कुछ आंदोलनों की बात भी करेंगे, जैसे कि पेड़ बचाओ, जैसे पर्यावरण वाला चिपको आंदोलन है, आपको पता होगा जोधपुर में भी आज से लमसम 250 300 साढ़े 300 साल पहले 1730 के आसपास अपने यहाँ पर खेजड़ली बचाओ एक मतलब अभियान माँ अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में किस प्रकार 363 लोगों ने बलि दी थी एक पर्यावरण को मतलब खेजड़ी के वृक्ष को बचाने के लिए। तो ऐसे कैसे एक आज और हम आंदोलन की बात करेंगे जैसा चिपको आंदोलन है। तो चलिए आज हम किन किन आंदोलनों के बारे में बात करेंगे, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला आंदोलन है आज का चिपको आंदोलन। कुछ ऐसे आंदोलन होते हैं जो राजनीति से संबंध रखते हैं, कुछ ऐसे आंदोलन होते हैं जो राजनीति से परे भी हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से कहीं न कहीं राजनीति की बात प्रत्येक आंदोलन में आ ही जाती है। आज हम ये भी बात करेंगे कि आंदोलन क्या है, क्रांति क्या है, इन दोनों में क्या अंतर हो सकता है, या आंदोलन क्रांति का रूप कब ले लेता है, ये सारी की सारी बातें। इसके साथ ही महिलाओं के साथ होने वाले या महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के बारे में भी हम बात करेंगे, जैसे ताड़ी विरोधी आंदोलन है, या हाल ही का लेटेस्ट उदाहरण पिछला ही कृषि बिलों के विरुद्ध में जो किसान आंदोलन चलाया गया था अपने टिकैत के नेतृत्व में, राकेश टिकैत के नेतृत्व में। इनसे पहले ही ये आंदोलन आज का नहीं, ये आंदोलन 1980 के दशक का है, वहां से लगातार चल रहा है। पहले महेंद्र सिंह टिकैत इनके नेता हुआ करते थे, आज मैं ये राकेश टिकैत जी इनका आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। अभी भी माहौल गरमाया हुआ है, आपको पता होगा खीरी लखीमपुरी वाली घटना जिसमें कोई हो सकता है राजनेता भी हो रहा होगा, उनके पहले घटना हुई भी थी कि गाड़ी के माध्यम से किस प्रकार लोगों को कुचला गया, या जो भी हुआ था उन सब के बारे में भी आज हम बात करेंगे। खैर हमारी ये सारी की सारी बातें राजनीति से परे रहेगी, हम केवल और केवल विषय के जानकार के तौर पर बात कर रहे हैं कि भाई समझने की क्षमता पैदा कर रहे हैं हम ये कि किस प्रकार आंदोलन को पैदा किया जाता है, या क्या लोकतंत्र में आंदोलन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, आंदोलन कहाँ कब, आंदोलन का कौन सा हिस्सा या भाग हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है, या किसी सरकार के लिए या किसी राष्ट्र के लिए लाभदायक हो सकता है, या और कौन सा हिस्सा, या अगर आंदोलन भी अपनी सीमा लांग दे तो वो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा कर सकता है। खैर हम बात करते हैं आज सबसे पहले एक आप आज हम बात करेंगे चिपको आंदोलन की। चिपको आंदोलन, साथियों जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, आंदोलन का नाम है हमारे चिपको आंदोलन।
चिपको आंदोलन, चिपको का मतलब होता है चिपकना, और किससे चिपकना? पेड़ों से चिपकना। घटना कब की है? 1970 के दशक में, 1973 की घटना है। तत्कालीन उत्तर प्रदेश था, वर्तमान में वो उत्तराखंड क्षेत्र है। आपने सुंदरलाल बहुगुणा का नाम विशेष तौर से सुना होगा। पर्यावरण रक्षण के तौर पर उनका नाम सबसे आगे है। 2021 में ही उनका, पिछले साल ही निधन हुआ है। तो वहां के उत्तराखंड के लोगों ने क्या किया कि सरकार से कहा कि भाई हम जो खेती कर रहे हैं, खेती में जो औजार काम में ले रहे हैं, उन औजार बनाने के लिए हमें इन वनों की कटाई के लिए छूट दे दो, वहां की स्थानीय जनजाति लोगों ने कहा था। लेकिन सरकार ने इनसे इनकार कर दिया, और उससे कुछ महीने बाद ही सरकार ने उसी वन क्षेत्र को विदेशी कंपनियों के हाथ में दे दिया, जिससे कि कारण वहां का उद्योग वगैरह लगाया जाए। या और ये विशेष तौर से आंदोलन था अंगू के पेड़ को लेकर। याद रखना कौन सा पेड़ है, अगर पूछे तो अंगू का पेड़ है, इस पेड़ को लेकर। और ज्यों ही सरकार ने उनको दिया, तत्कालीन सरकार थी इंदिरा गांधी की, तो फिर वहां के जनजातीय लोगों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। जनजातीय लोगों ने कहा कि हम ऐसा होने नहीं देंगे, और ऐसा ऐसा ही करके लगभग 1200 स्त्री और पुरुष पेड़ों के चिपक गए। आखिरकार सरकार को इस आंदोलन में मतलब इस मामले में झुकना पड़ता है। जनजातीय लोगों की जीत होती है इसमें। इसके साथ ही इसका एक मुद्दा नहीं था, वास्तविक मुद्दा था जो था पेड़ों की रक्षा करना, अंगू के पेड़ की कटाई से बचाना, पेड़ को, पर्यावरण को रक्षा पहुंचाना। लेकिन इसके पीछे पीछे महिलाओं पर, इसमें महिलाओं ने बड़े गजब तरीके से सार्वजनिक तौर पर सबसे पहली बार महिलाएं अगर किसी आंदोलन में सामने आती है तो इस आंदोलन में आई थी। और महिलाओं ने क्या किया कि इसके साथ ही महिलाओं पर और शराब को लेकर भी अत्याचार हो रहे थे, महिलाओं को जैसे उनको दैहिक अत्याचार भी उनके ऊपर हो रहे थे। इन सब का उनको एक खुला मार्ग मिल गया, और इन मार्ग के, इस चिपको आंदोलन के माध्यम से ही उन्होंने अपने नए नए तरीकों को, नए नए आयामों को ढूंढते हुए सरकार के सामने अपनी मांगों को रखा। और ये मांगे आखिरकार सरकार को माननी पड़ी। और आगे आने वाले 20 वर्षों तक सरकार ने कहा उस क्षेत्र में वृक्ष नहीं काटे जाएंगे, पर्यावरण को कोई कष्ट नहीं नहीं पहुंचाया जाएगा। और वो उन्हीं जनजातीय लोगों को वो क्षेत्र था उनको दे दिया। विशेष महत्वपूर्ण बात इसमें है, एक तो वृक्ष बचाने की, पर्यावरण को संरक्षण देने की। तो देखते हैं ये कब चला, क्या हुआ था। चिपको आंदोलन चला था 1973 में। किस पेड़ को लेकर? अंगू के पेड़ को लेकर, अंगू के पेड़ों को लेकर। घटना कहाँ की है? उत्तराखंड, उत्तराखंड की ये घटना है। और एक तो वृक्ष बचाने के लिए महिलाओं व पुरुषों ने, दोनों महिलाओं व पुरुषों दोनों की भूमिका। इसी के साथ ही ताड़ी को लेकर भी, ताड़ी को लेकर भी महिलाओं ने आवाज उठाई, आवाज उठाई। इसके साथ ही महिलाओं द्वारा पहली बार सार्वजनिक तरीके से अपनी मांगों को, अपनी मांगों को मनवाने की बात की, का प्रयत्न किया। एक तो ये, दूसरा सरकार को, ये इसके परिणाम है, सरकार को जनजातीय लोगों के आगे, जनजातीय लोगों के आगे झुकना पड़ा। और अगले 20 वर्षों तक उस क्षेत्र में
पेड़ों की कटाई पर रोक लगा, पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी। देखिए, महिलाओं ने भी भूमिका निभाई थी, पुरुषों ने भी भूमिका निभाई थी। विशेष तौर से महत्वपूर्ण है, याद करने योग्य चीज है वो है 1973 में ये आंदोलन चलाया गया और इसके प्रणेता है वो याद करना, आपकी किताब में हालांकि नहीं है लेकिन सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता माना जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को, जिनका निधन हाल ही में 2021 में ही हुआ है। निधन 2021, पर्यावरण रक्षक के तौर पर इन्हें जाना गया है। इस प्रकार ये तो है चिपको आंदोलन। चिपको का अर्थ पहले भी हमने बता दिया था, चिपकना है, 1973 में हुआ था, तत्कालीन उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था, वर्तमान में उत्तराखंड है, क्योंकि 2000 नवंबर 2000 में हिंदुस्तान के 3 राज्यों के अलग अलग टुकड़े किए गए, उन 3 राज्यों से 3 नए राज्य बनाए गए, जिसमें एक मध्य प्रदेश है, एक उत्तराखंड है और एक बिहार है। बिहार से अलग बनाया गया था झारखंड, मध्य प्रदेश से अलग बनाया गया छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से अलग बनाया गया था उत्तराखंड। ये सारी की सारी चीजें ये है। अब हम बात कर रहे हैं आंदोलन की या क्रांति की, या कभी कभार हमारे मन में आता है कि आंदोलन क्या हो सकता है, क्रांति क्या हो सकती है, या प्रत्येक आंदोलन को हम क्रांति कह सकते हैं, या क्या क्रांति को भी आंदोलन कह सकते हैं। ऐसा नहीं है। आंदोलन एक ऐसा है कि अपनी बात, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर स्त्री अपने मांगों को मनवाने के लिए अगर कोई, या अपनी बातों को मनवाने के लिए अगर कोई, या अपने पक्ष में कोई काम करने के लिए, या बातों को मनवाने के लिए कोई कार्य करे, तो वो तो होगा नारीवादी आंदोलन। और अगर मान लो किसी में स्त्री और पुरुष दोनों समाज के कल्याण के लिए, या किसी भी क्षेत्र में, चाहे पर्यावरण हो, चाहे नदियों के क्षेत्र में हो, चाहे वन्य जीवों के क्षेत्र में हो, चाहे समानता को लेकर हो, चाहे अछूत लोगों को मतलब छुआछूत से परे करना हो, इन सारी की सारी परिस्थितियों में अगर शांतिपूर्ण तरीके से किया गया सम्मेलन है या उठाई गई मांग है, वो आंदोलन कहलाती है। इतना याद रखना, आंदोलन वो है जिसमें अपनी बातों को मनवाने के लिए सरकार के सामने शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन, शांतिपूर्ण ढंग से सम्मेलन, या शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठे होना, ये आंदोलन की श्रेणी में आता है। और आंदोलन की श्रेणी बदलकर क्रांति की श्रेणी में कब आ जाती है, जब यही शांतिपूर्ण आंदोलन हिंसक प्रदर्शन में बदल जाता है, लोगों की मृत्यु हो जाती है, मारकाट होना शुरू हो जाता है, या लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, या मतलब हजारों लोगों में या 100 लोगों में लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इस कंडीशन में वो आंदोलन क्रांति में हो जाता है। जैसा हमने पढ़ा था 1857 की क्रांति, हमने ये भी, जैसे वो क्रांति थी वैसे ही हमने बिजोलिया आंदोलन पढ़ा, तो वो आंदोलन था। ये क्रांति और आंदोलन में अंतर है। अमूमन अंतर, वास्तविक परिभाषा तो इनकी यही हो सकती है कि आंदोलन में हिंसक प्रदर्शन न होकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को मनवाने का प्रयास किया जाता है, और क्रांति में अपनी बातों को मनवाने के लिए हिंसक प्रदर्शन भी जारी रखा जाता है, या हिंसक प्रदर्शन भी किया जाता है। ये सारे के सारे ये बातें आंदोलन और क्रांति में अंतरता दिखाई देती है। अब चिपको आंदोलन के बाद ये हम आंदोलन पढ़ रहे थे पर्यावरण के बारे में। अब हम कुछ ऐसे आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे जो राजनीतिक आंदोलन है, कुछ ऐसे आंदोलन पढ़ेंगे जो सामाजिक आंदोलन है, मतलब पूर्ण रूप से राजनीतिक नहीं है। जैसे कि आगे हम एक बात करेंगे ताड़ी विरोधी आंदोलन। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन कहीं न कहीं महिलाओं की सुरक्षा में था, सामाजिक आंदोलन था एक, लेकिन धीरे धीरे वही सामाजिक आंदोलन किसमें बदल गया। अब हम बात करेंगे जैसे पहले कुछ दलगत आधारित आंदोलन थे, या कुछ ऐसे आंदोलन थे जो हमने पहले भी बात की थी, जो किसी विशेष दल से परे थे या किसी राजनीतिक दल से परे थे। हालांकि विचारधारा तो कहीं न कहीं बाद में भी उनकी यही थी कि राजनीतिक दल को दबाया जाए, या किसी भी सरकार को दबाकर अपने मांगों को पूरा मनवाने का प्रयत्न किया जाए। लेकिन इसमें जैसे कि कुछ दलगत आधारित आंदोलन वे होते हैं जो किसी विशेष दल के साथ रहकर और उनका समर्थन करते हैं, उनके साथ रहते हैं और फिर अपनी मांगों को मनवाने का प्रयत्न करते हैं, वे दलगत आधारित आंदोलन होते हैं। जैसे कि हम बहुत सारे ऐसे आंदोलनों का उदाहरण दे सकते हैं अपने। और दूसरा आंदोलन है, वो आंदोलन होता है जो स्वतंत्र आंदोलन होते हैं। स्वतंत्र आंदोलन, स्वतंत्र आंदोलन वे होते हैं, स्वतंत्र आंदोलन हम किसे रख सकते हैं, स्वतंत्र आंदोलन कह सकते हैं, या गैर दलगत आंदोलन, गैर दलगत आंदोलन। स्वतंत्र आंदोलन या गैर दलगत आंदोलन, इन आंदोलनों में क्या होता है कि इन आंदोलनों में
विशेष रूप से राजनीतिक दल की ओर आकर्षित नहीं होते हैं लोग या आंदोलनकारी। और इसमें क्या करते हैं कि लोग या तो अपने अलग अलग छोटे छोटे समूह बनाते हैं, जैसे कि स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह। ये स्वयं सहायता समूह वाले लोग क्या करते हैं, ये अपने छोटे छोटे समूह में एकत्रित हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे ये बड़े आंदोलन का रूप लेते हैं। लेकिन ये किसी विशेष तौर से किसी राजनीति में अपना कदम नहीं बढ़ाते हैं या राजनीति में जाने का प्रयत्न नहीं करते हैं, बल्कि ये राजनीतिज्ञों से अपनी बातों को मनवाने का, अपनी मांगों को पूरी करने का प्रयास जरूर करते हैं। तो ये है एक तो दलगत आधारित आंदोलन। इसमें दलगत आधारित आंदोलन में हो सकता है दलित पैंथर्स। दलित पैंथर्स, दलित पैंथर्स क्या है, महाराष्ट्र का एक आंदोलन है। इसमें क्या हुआ था, ये दलितों द्वारा अपनी उठाई गई मांगों को पूरा करने का था। दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, हमारा देश 1947 को आजाद हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान भी पूर्ण रूप से लागू हो गया था। संविधान में भी ये बातें लिखी गई है कि इनके साथ या दलितों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इनको अलग से आरक्षण की व्यवस्था कर रखी है ताकि ये भी सामान्यों के बराबर ऊंचे दर्जे तक आ जाए। इन मतलब ना तो सामाजिक स्तर पर भेदभाव हो और ना ही किसी सार्वजनिक क्षेत्रों में भी भेदभाव हो। जिसमें आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 15 है जो इनके भेदभावों से परे है। आर्टिकल 17 में भी लिखा अस्पृश्यता का अंत वगैरह। लेकिन ऐसा ये कानूनी या कागजों में केवल और केवल लिखा। हालांकि कुछ बहुत बदलाव आए हैं, पहले की अपेक्षा आज ऐसी घटनाएं नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी सामाजिक स्तर पर आज भी इसे सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे कि आरक्षण बात में सबसे पहले यही आती है। हम भी बात करते हैं या सब लोग बात करते हैं, कोई कहता है कि आरक्षण हटाओ, कोई कहता है कि आरक्षण रखो। तो खैर ये सब उनके बारे में ही है कि जब तक किसी भी समाज में या जब तक किसी भी देश में सभी वर्गों को या सभी समुदायों को या सभी धर्मों को पूर्ण रूप से समानता का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक आरक्षण मतलब हटना असंभव है या हटना मुश्किल है। ये केवल हिंदुस्तान में ही नहीं है आरक्षण की व्यवस्था, दुनिया के बहुत सारे देशों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है ताकि प्रत्येक धर्म को है या प्रत्येक अल्पसंख्यकों को या दलितों को ऊपर ला सके और उनके साथ छुआछूत जैसा ऐसा मामला नहीं हो सके। ये ऐसा का ऐसा एक है दलित पैंथर्स नाम करके ये भी एक आंदोलन है, महाराष्ट्र का है, 1972 में चलाया गया था। इसमें क्या क्या हुआ देखिएगा। तो अब हम पढ़ेंगे दलित पैंथर्स के बारे में। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि दलित पैंथर्स मतलब दलितों का एक चलाया गया आंदोलन है। ये महाराष्ट्र का है। कहाँ का है, महाराष्ट्र का। कब चलाया गया, 1972 में चलाया गया। जैसे भी आपको पता ही है, ऐसे देखते ही हमें पता चल जाता है कि तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार थी। मैं साथ साथ में सरकारों का जिक्र इसलिए कर पा रहा हूँ, हो सकता है कि ऐसी परिस्थितियों में अगर इनसे जुड़ा हुआ कोई दूसरा पर्सन आ जाए या कोई सन से संबंधित कोई पर्सन आ जाए और उसमें पूछ ले कि इस समय कौन सी सरकार थी या इस समय, तो उस समय आपको याद करने के लिए थोड़ा फायदा हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ कि दलितों के साथ भेदभाव, दलितों के साथ भेदभाव, निम्न दृष्टि से हीन भावना से देखना, से देखना, या फिर शादी विवाह में बर्तन साफ करवाना आदि आदि ऐसी घटनाएं थी। इन घटनाओं से महाराष्ट्र में किसी दल ने इनकार कर दिया कि हम, जैसे ये शादी विवाह वाली बात है ना, इनसे इनकार कर दिया था कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे, क्योंकि भारत हमें भी जीने का अधिकार देता है। हमारे साथ जो भेदभाव वगैरह है वो सारा का सारा क्या करता है, समाप्त करता है। तो इन बातों को लेकर क्या हुआ, दलितों के एक पढ़े लिखे लोगों ने या पढ़े लिखे युवाओं ने एक अपना दलित पैंथर्स नाम करके आंदोलन, एक गुट समूह तैयार किया और वो समूह धीरे धीरे किस में बदला, आंदोलन का उसने रूप लिया। जैसा कि हम ये देख सकते हैं कि ये जो दलित पैंथर्स है, ये
शिक्षितों का था, जो पढ़े लिखे थे, जैसे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अच्छी पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद उनको लगा कि वास्तविकता में हमारे वर्ग वाले लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो उन अत्याचारों को दूर करने के लिए उन्होंने प्रयत्न किया। तो ऐसे ही प्रयत्न दलित पैंथर्स नामक संगठन के युवाओं ने किया और उन्होंने जैसे छुआछूत जैसी प्रथाएं हैं उनको दूर करने का प्रयास किया, या कोई वे ये कह रहे हैं कि कानून के जरिए हमें गारंटी तो दी गई है लेकिन वो केवल और केवल किताबों में है, तो वो पूर्ण हमें वो उन जो लिखे गए कानून है उन कानूनों को पूरा किया जाए या उन बातों को पूरा किया जाए। इसी के साथ ही जो ये दलित पैंथर्स लोग थे, इनकी जो रिपब्लिकन पार्टी थी उन पार्टियों को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा था, उनकी स्थिति नगण्य के तौर पर थी, तो फिर वे राजनीति में भी अपना अधिकार पाना चाहते थे, राजनीति में भी अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहते थे। तो ये सब कारण, इन सब कारणों के कारण इन्होंने क्या किया, दलित पैंथर्स ने आंदोलन किया और ये आंदोलन कहीं न कहीं हद तक सफल भी हुआ था। 1989 में सरकार राजीव गांधी की सरकार है, 1989 में सरकार ने इनके पक्ष में कठोर कानून भी बनाया था, कठोर कानून बनाया जिसके तहत इनके साथ भेदभाव करने वाले लोगों पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया। 1989 में कानून बनाया और इस कानून में ये लिखा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति इन लोगों के साथ अगर भेदभाव करता है, यानी कि दलित को लेकर अगर कोई भेदभाव करता है तो उनके साथ कठोर से कठोर सजा का क्या किया गया, प्रावधान किया गया। ये दलित पैंथर्स वाला मामला है। दलित पैंथर्सों की एक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये इनका एक कोई पार्टी थी, उन्हें पूर्ण रूप से कहने का मतलब शुरुआत में वो आजादी या वो उनको पूर्णता नहीं मिल पाई थी जो बाकी वाली पार्टियों को थी। ये राजनीतिक पार्टी तो थी लेकिन इनसे कोई मतलब ना के बराबर थी, ना तो इन्हें ज्यादा सीटें मिल रही थी, ना ही इनका कोई वर्चस्व था उस समय। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। फिर आपको पता होगा बाद में बसपा का भी निर्माण होता है, वो बाद की बातें हैं। 1984 के आसपास जाते जाते बसपा का कांसीराम ने क्या किया था, स्थापना की थी। कांसीराम बसपा पार्टी के संस्थापक थे, कांसीराम। ये कहीं न कहीं ये सारे की सारी मतलब पार्टियां हैं, ये भी इनसे मिली थी। और फिर सरकार ने धीरे धीरे प्रयास किया इनके लिए कुछ अच्छा करने का, तो इनके लिए कानून भी बनाए, कठोर सजा का भी प्रावधान किया गया और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने धीरे धीरे इन भेदभावों को समाप्त करने की, हटाने की पूर्ण रूप से प्रयास या कोशिशें की गई, जो कोशिशें हम भी देखते हैं। भारतीय संविधान में आर्टिकल 17 कहता है छुआछूत का अंत करता है। छुआछूत का अंत कौन सा आर्टिकल करता है, अनुच्छेद 17 करता है। उसी के साथ ही आर्टिकल इनको आगे बढ़ाने के लिए अनुच्छेद 15 और 16 दोनों, अनुच्छेद 15 क्या करता है, किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के आधार, जाति, लिंग, धर्म, आधार, वर्ग स्थान या जन्म स्थान के आधार पर इनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे कैसी भी सार्वजनिक सभा भवन वगैरह हो। आर्टिकल 16 में लिखा गया है इनको उत्तरोत्तर आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, अवसर की समानता के जरिए अतिरिक्त एससी और एसटी को क्या दी जाएगी, आरक्षण की व्यवस्था दी जाएगी, जिनसे ये भी सभी के साथ समानता का हक पा सके। इनके साथ जो भेदभाव हो रहे हैं, जो असमानताएं हो रही हैं, उन सभी असमानताओं को परे करने का प्रयास किया जा रहा है। आज भी ऐसा घटनाएं हमें देखने को मिल रही है, जैसे कि अभी वो जालोर वाला मामला मुद्दा चल ही रहा है, तो इस मामले को लेकर भी ये समस्याएं अगर ठीक से सोचें समझें तो ये मतलब अब जैसे हुआ क्या था या वास्तविकता हमने नहीं देखी, या जो भी है सरकार अपनी कमेटी गठित कर रही है और वो जांच कर रही है। खैर निर्णय कब तक आएगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी
ऐसी घटनाएं हमारे मतलब एक सभ्य समाज के लिए अच्छा नहीं है, चाहे किसी के भी पक्ष में हो या किसी के भी विपक्ष में हो। एक और हम तो यही कहते हैं या हम सबका यही मानना है कि किसी जाति विशेष से ना लेकर ऐसी घटनाओं को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करें और आगे भविष्य में ऐसी कल्पना करें कि वापस ऐसी घटनाएं कभी नहीं हो। तो खैर ये सारी की सारी बातें हैं वो है दलित पैंथर्स को लेकर है, या ये भी एक दलित पैंथर्स दल को लेकर है। अब अगली बात है वो है ताड़ी आंदोलन। ताड़ी आंदोलन क्या है? जैसे ताड़ी का सबसे पहला ताड़ी का अर्थ ही क्या होता है? ताड़ी का मतलब होता है शराब। इससे पहले हम कुछ बात करना चाहेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी बात की थी अपने जो भारतीय संविधान के पिता कहे जाने या प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की एक कवि वे हैं अपने मराठी भाषा के कवि हुए हैं। उन्होंने सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर का है, थोड़ा याद रखना, सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर किन के लिए प्रयुक्त हुआ है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के लिए। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर किसने कहा था? तो ये कहा था नामदेव ढसाल ने। नामदेव ढसाल किसके कवि थे? मराठी भाषा के। किसके? और महाराष्ट्र से बिलोंग रखते हैं, महाराष्ट्र के हैं, मराठी भाषा के कवि है, नाम है नामदेव ढसाल, और इन्होंने ही डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कहा है सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर, कि मतलब एक नया प्रकाश लेकर आया इनके समाज में, दलितों को ऊपर उठाने का एक नया मतलब व्यक्ति या नया पुरोधा पैदा हुआ, जिन्होंने इनके भले के लिए या इनको ऊपर उठाने का प्रयास किया। तो खैर ये तो बात है इनकी बात है। जैसे ताड़ी आंदोलन। ताड़ी आंदोलन क्या है? ताड़ी आंदोलन में जैसा कि आपने देखा होगा, वास्तविक ताड़ी का अर्थ होता है शराब। ताड़ी का अर्थ क्या है? शराब। ये आंदोलन एक महिलाओं का आंदोलन है, 1988-89 की घटना है ये। और इस समय क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश का एक दूबर घंटा क्षेत्र है, गांव है छोटा सा, वहां पर जो ठेकेदार थे उन्होंने ज्यादा यूं मतलब खुलेआम दुकानों पर दारू बेचना करना, ताड़ी बेचना शुरू कर दिया। अब वहां के पुरुष सारे दिन तक दारू में धुत रहते थे, मतलब कोई अन्यथा कोई अलग अपनी जो उनकी रोजाना की रोजगार था उनका, वो मजदूरी करने जाना छोड़ दिया उन्होंने। अपने घर में महिलाओं को पीटना, बच्चों को अशिक्षित रखना, क्योंकि ये तो संभव है कि अगर उनके पास पैसे नहीं है और वो ऐसे ही ताड़ी का सेवन करके बैठ जाते थे, कमाने के लिए जाते नहीं थे, तो ये तो संभव हो सकता है कि फिर उनके पास पैसे नहीं आएंगे। अगर पैसे नहीं आएंगे तो समाज क्या रहेगा, उनके बच्चे क्या रहेंगे? अशिक्षित रहेंगे। फिर वो उन नशे की लत भी बहुत बुरी होती है, घर में बर्तन वगैरह बेच देना या जो भी है नशे की कंडीशन तो हम प्रत्येक व्यक्ति ही जानता है कि वास्तविक जो नशा है उसकी वास्तविक लत क्या है, या किस प्रकार वो नशा मानव के लिए खतरनाक हो सकता है या मानव विकास के लिए भी खतरनाक हो सकता है। तो ऐसी ही घटनाएं देखने को मिली किसमें? ताड़ी विरोधी आंदोलन में। ये ताड़ी विरोधी आंदोलन ही महिला, और इस आंदोलन में महिलाओं ने अग्रणी भूमिका निभाई। महिलाओं ने जो शराब माफिया थे उनके विरुद्ध आवाज उठाई। कहा जाता है कि वहीं आंध्र प्रदेश का ही क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश के एक गांव में महिलाओं ने शराब माफियों के विरुद्ध इतनी कार्रवाई की, उन्होंने शराब माफियों द्वारा, पहले तो शराब माफियों के द्वारा उन्हें धमकाया गया, डराया गया, लेकिन महिलाएं डरी नहीं। उनके बाद वहां के पुलिस प्रशासन का सहयोग लेके उन्होंने महिलाओं को पीछे धकेलने का काम किया, लेकिन फिर भी महिलाएं मार खा के भी वहां रुक गई। आखिरकार पुलिस प्रशासन को भी हारना पड़ा। उनके बाद उन्हीं शराब माफियों ने उन महिलाओं पर गुंडों के माध्यम से सरिये चलाए गए, मतलब धारदार हथियारों का प्रयोग किया गया। फिर भी महिलाएं पीछे नहीं हटी और आखिरकार ये इस आंदोलन को अंजाम दिया। ये आंदोलन अपने मुख्य रूप पर 1992 के सितंबर के आसपास आंध्र प्रदेश में बड़ा भयंकर रूप लेता है और कुछ हद तक इस आंदोलन को सफलता भी मिलती है। कैसे मिलती है सफलता, क्या क्या हुआ था उनके बारे में भी देखते हैं। तो सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा गया है। किसने कहा था? नामदेव ढसाल ने। नामदेव ढसाल किस भाषा के कवि है? तो मराठी भाषा के कवि है। ठीक है। दलित पैंथर्स महाराष्ट्र से है 1972 में। उसी प्रकार चिपको आंदोलन है 1973 में, वो उत्तराखंड से है। वर्तमान उत्तराखंड है, तत्कालीन था वो था अपने उत्तर प्रदेश से, मतलब उस समय उत्तराखंड बना नहीं था, उत्तर प्रदेश राज्य ही था। अब अगली बात है ताड़ी विरोधी आंदोलन। ताड़ी विरोधी आंदोलन। ताड़ी विरोधी आंदोलन हुआ कहाँ था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। कब हुआ? 1992 चरम पर पहुंचा ये आंदोलन। और आंध्र प्रदेश का दूबर घंटा गांव, दूबर घंटा, दूबर घंटा ये गांव था आंध्र प्रदेश का। शराब के विरोध में, शराब के विरोध में महिलाओं का प्रदर्शन, महिलाओं द्वारा चलाया गया आंदोलन, गया आंदोलन। ये आंदोलन शराब पर था, लेकिन धीरे धीरे इसने महिला सशक्तिकरण की बात उठा ली थी और ये आंदोलन आगे जाकर सफलता के मार्ग समय उस समय तक पहुंचा। आपको पता है जैसे 1992 की हमने बात की, तो 1992 में हमारे संविधान में 2 संशोधन हुए थे, 72वां नहीं 73वां और 74वां, 73वां व 74वां संविधान संशोधन स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। संविधान संशोधन 1992 में और स्थानीय स्वशासन से है। और इस संशोधन से क्या हुआ? इस संशोधन ने महिलाओं को स्थानीय निकाय में, स्थानीय निकाय में 1/3 आरक्षण दिया, 1/3 आरक्षण दिया। फिर महिलाओं के साथ राजनीतिक दल भी मिल गए, उन्होंने भी पुरजोर के साथ महिला सुरक्षा की बात उठाई गई। मानव अधिकार आयोग भी आ गया था मतलब बाद में, तो मानव अधिकार आयोग ने भी महिलाओं के संरक्षण की बात की, महिलाओं के हितों की बात की। ये आंदोलन आज भी समाप्त नहीं हुआ, ये आंदोलन आज भी धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन फिर भी वहां महिलाओं की जीत होती है और जो शराब माफिया थे उनके ऊपर कार्रवाई भी होती है और आखिरकार सरकार द्वारा आश्वासन भी दिया जाता है इन महिलाओं को कि हम आपके इस मतलब आप पर हो रहे अत्याचारों को कम करेंगे या समाप्त करेंगे। इसके साथ ही इसे महिलाओं को और सशक्तिकरण या मजबूती देने के लिए लोकसभा में और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की स्थिति मजबूत करने के लिए 1/3 सीटें देने का विधेयक भी लाया जा चुका है। लोकसभा में महिलाओं की लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव में महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए एक और नई चीज लाई गई है और वो नई चीज ये है कि इनको 1/3 सीट वहां पर भी देने के आरक्षण देने के लिए कि भाई 100 में से 33 सीटें किसकी होगी या 99 में से 33 सीटें किसकी होगी? महिलाओं की होगी। इनके बारे में भी बात कहाँ की गई है? लोकसभा, और लोकसभा में ये बात की गई है। विधेयक पेश हुआ था, हालांकि वो विधेयक अभी तक पास नहीं हुआ है। उस विधेयक को लाए हुए 7-8 वर्ष हो गए, लेकिन अभी 8-10 लंबा समय हो गया होगा, काफी लमसम 10-15-20 वर्ष के आसपास। हालांकि वो अभी भी पास नहीं हुआ है। बहुत बार लाने का या पास करने का प्रयत्न किया गया, लेकिन वो प्रयत्न असफल रहा है। तो ये कहीं न कहीं हमारे ताड़ी विरोधी आंदोलन की बातें हैं।
इसके साथ ही एक आज हम और बात करेंगे नेशनल फिश वर्कर्स फोरम, एक जैसे NFF का गठन किया गया था। ये गठन किया गया था केरल में। और हुआ क्या था इसमें? इसमें ये हुआ था कि जैसे बहुत सारे वहाँ पर क्या है कि मछुआरे रहते हैं तटों के किनारे पर, और वे मछुआरे क्या करते हैं, मछली पालन करते हैं। उनको जितनी मछलियों की आवश्यकता होती है अपने आजीविका को चलाने के लिए वे मछली पालन करते हैं। तो उस हिसाब से मछली को पकड़ते हैं अपने जालों में और फिर बेच देते हैं और फिर अपने काम चलाते हैं। लेकिन क्या हुआ कि 1980 के दशक में सरकार ने जो जैसे कि बड़े-बड़े उद्योग धंधों वाले लोग थे या बड़े-बड़े जिन्हें कह सकते हैं मत्स्य पालन वाले लोग थे या जो बड़े व्यापारी थे, उनको समुद्रों से, नदियों से या सागरों से मछलियों को मारने की छूट दी गई। और उनसे कहा गया कि समुद्र की गहराई में भी अगर कोई मछली हो तो ऐसी कोई मतलब उनके पास जो शिकार करने या मारने की जो तकनीकी थी, उनसे उन्होंने मारना शुरू कर दिया। तो इनका विरोध किया किसने? केरल के तटों पर रहने वाले वहाँ के लोगों ने, वहाँ के मछुआरों ने। आखिरकार इस मामले में भी सरकार को 1997 में झुकना पड़ा। केंद्र सरकार के साथ में उन्होंने पहली बार कानूनी लड़ाई लड़ी और इसमें भी सरकार का फैसला किनके पक्ष में आया? मतलब मछुआरों के पक्ष में आया। और 2002 में उन्होंने सरकार को ये भी कहा था कि हम आपके सामने, पूरे देश के सामने हम एक राष्ट्रीय हड़ताल भी करेंगे। लेकिन इन बातों को भी आखिरकार सरकार ने माना और सरकार ने जो बड़े-बड़े लोग थे, मतलब बड़े व्यापारी थे, उनको रोका गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये भी आपको याद रखना है कि नेशनल फिश वर्कर्स फोरम क्या है, या आपको पूछ ले कि ऐसे ही लिख देता हूं मैं, NFF क्या है या इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है नेशनल फिश वर्कर्स फोरम। कहाँ का है? केरल का। और इसमें क्या हुआ था? समुद्र की गहराइयों में भी बड़े-बड़े व्यापारियों को मछली मारने की छूट दी गई और इसका विरोध करने के लिए वहाँ के स्थानीय मछुआरों ने इनका विरोध किया और सरकार का भी विरोध किया, सरकार के इस फैसले का विरोध किया। 1997 में सरकार के सामने इन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी और सरकार ने आखिरकार इनके कुछ हिस्सों के लिए इन्होंने फैसला दिया। हालांकि केंद्र सरकार इतना यूं मामला ये नहीं गया था। क्यों? क्योंकि ये मामला जो मत्स्य वगैरह है या मत्स्य आकेट है, ये एक सबसे महत्वपूर्ण है। मत्स्य आकेट ये है मामला है अपने मत्स्य आकेट। ये है राज्य सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। आपको पता होगा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची? 7वीं अनुसूची 3 सूचियां देती है। कितनी सूचियां? 3। पहली संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी है सम सूची। राज्य सूची और तीसरी कौन सी है? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। तो संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य में राज्य सरकार बनाती है और समवर्ती में केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं। हालांकि विवाद उत्पन्न होने पर केंद्र सरकार की बात मान्य होगी। यहाँ राज्य सूची की बात है मत्स्य और आखेट, तो ये मामला ज्यादा यूं केंद्र तक नहीं पहुंचा था। ये मामला केरल राज्य सरकार तक ही सीमित रहा था। आखिरकार सरकार को इनके सामने इनकी बातों के कुछ कुछ भागों को, मांगों को मानना पड़ा था। और 1980 के दशक की घटनाएं हैं ये सभी। और इन घटनाओं के साथ ही ज्यों ही उदारीकरण की बात आई, विदेशी लोगों ने भारत पर अपनी बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थापित करना शुरू किया या बड़े बड़े बाहर वाले लोग थे वे यहाँ आने लगे, तब ये धीरे धीरे घटनाएं बढ़ने को हमारे सामने या देखने को हमें मिली थी।